गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम एडिटोरियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे आज के प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा प्रश्न पर कि कौन कौन से प्रारंभिक परीक्षा संबंधी प्रश्न कल के जो एडिटोरियल था, कल की जो न्यूज एनालिसिस था, उसमें से बन सकते हैं और मेंस को कैसे अप्रोच करना है, मेंस के आंसर को कैसे राइटिंग करना है। अगर करंट अफेयर्स संबंधित या कल के जो आर्टिकल्स थे उनमें से प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न आज हम बात करेंगे, पेंटागन की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले स्टेटमेंट कहता है कि चीन वर्तमान में वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति का लगभग 80% नियंत्रित करता है। अब देखिए क्या है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके बारे में बात हो रही है, जिसका उपयोग अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ईवीज है, इनको बनाने में किया जाता है, सेमीकंडक्टर इनको बनाने में किया जाता है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे आपको देखना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि चाइना इसका 80% करता है। दूसरा, महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू राजनीतिक पर्यावरणीय बाजार के झटके के प्रभावों का अनुकरण करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा बात कर रहा है, इस कार्यक्रम में अगर आप देखें कोबाल्ट, लिथियम, जस्ता, एल्यूमिनियम जैसे धातु शामिल है। बिल्कुल ये बात गलत है। यहाँ पर एल्यूमिनियम विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोबाल्ट, लिथियम, जस्ता तो है, एल्यूमिनियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जिस वजह से दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पर बात करें कि जो चल रहे किसान आंदोलन पर है कि चल रहे किसान विरोध व वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा वर्तमान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है और इसी संबंध में मामला ये आया था कि ये जो दोनों मोर्चे थे वो चाह रहे थे कि जो राज्य सरकार है उसको केंद्र सरकार से जो वाद होना है इन जो मोर्चों का, उनको उनके बीच में राज्य सरकार को शामिल ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे संघवाद का मुद्दा आ जाता है और इस संबंध में केंद्र ने चिट्ठी लिखी और कहा कि यह संघवाद का मुद्दा है और यहाँ पर हमें राज्य सरकार को शामिल करना होगा। और इस संदर्भ में ये जो न्यूज़ था चर्चा में था। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा, केंद्रीय यूनियनों की केंद्रीय मांग में एक सभी फसलों पर MSP की गारंटी है। ये भी बात सही है कि MSP की गारंटी मांग रहे हैं कि जिससे किसानों की जो आय उसकी सुनिश्चित हो सके। फिर तीसरा स्टेटमेंट, किसान यूनियन मार्च 2025 तक आयोजित सभी 7 दौरों के सरकारी वार्तक परिणाम को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। तो ये बात गलत है। पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो नई बैठक नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और पहला दूसरा यहाँ पर सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहा है किसके बारे में, निजी सदस्यों के विधेयक के बारे में, चुनौतियों और सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PMB के सामने एक बड़ी चुनौती शुक्रवार को आवंटित सीमित व अक्सर बाधित समय है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, जो निजी विधेयक को मजबूत करने के लिए एक प्रस्तावित सुधार तत्काल विधेयक पर चर्चा में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता मतपत्र प्रणाली की स्थापना है। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है, वर्तमान नियमों के अनुसार संसद में PMB के चर्चा के लिए प्रति माह कम से कम 2 शुक्रवार अनिवार्य रूप से आरक्षित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आपसे ये दोनों स्टेटमेंट नहीं भी बनता, लेकिन यहाँ पर बात और अनिवार्य है। एक तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, दूसरा यहाँ पर शुक्रवार को ऐसी डिसाइड नहीं है कि हर महीने में 2 शुक्रवार को होनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर भी गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा और ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न बात कर रहा है राष्ट्रीय आयुष मिशन पर। राष्ट्रीय आयुष मिशन के परिणामों फोकस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है, नेशनल सैंपल सर्वे, उसने ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष प्रणालियों के बारे में 95% से अधिक सार्वजनिक जो जागरूकता दिखाई है। देखिए आयुष क्या है, आपको पता है कि आयुष में सिद्धा यूनानी, अगर देखिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैविक मेडिसिन, उसको भारत शामिल करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में आयुष मंत्रालय को भी इस्टेब्लिश किया है। उस संबंध में अभी रिसेंट में एक कॉन्क्लेव हुआ था, जिसके बाद ये आर्टिकल चर्चा में आया। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। जो इसने क्या किया, 95% से अधिक सार्वजनिक जागरूकता दिखाई है। दूसरा, NAM नेशनल आयुष मिशन के तहत नए लॉन्च किए गए मानव उपचार दिशा निर्देश STG, मधुमेह व NAFLD, गैर संचारी बीमारियों को संबोधित करने के लिए योगा व आहार प्रबंधन शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाता है। NAM के तहत किसी भी राज्य आधुनिक चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के साथ मिलकर एक मिश्रित स्वास्थ्य सेवा मॉडल विकसित नहीं किया गया है। यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। कई राज्यों के साथ इसने मिलकर गठित किया है, जिसमें आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश प्रमुख राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होने की वजह से या तो A या तो C होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा A। अगला 5वां प्रश्न बात कर रहे हैं पर प्रवर्तन निदेशालय ED की हालिया कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ED ने 24 व्यक्तियों के खिलाफ भगोड़े आर्थिक आपराधिक अधिनियम के तहत आवेदन दायर किए, जिनमें 14 पहले से ही भगोड़े घोषित किए थे। तो ये बात सही है। कल ED के संबंध में आर्टिकल आया था
और अगर आप देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ईडी है वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जो भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, या 2018 में जो भगोड़ा अधिनियम था उसके तहत जो भी व्यक्ति देश छोड़ के 100 करोड़ की संपत्ति गंवा कर भाग जाते हैं उनके संबंध में ईडी कार्रवाई करता है, उनकी संपत्ति जब्ती करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा बात करता है ईडी केवल पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसके पास फेमा के तहत सीमा पार वित्तीय उल्लंघन लागू करने का अधिकार, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फेमा के पास है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे जो एफईओ है अर्थात जो फिड्यूसरी एक्ट है, जो भगोड़ा अधिनियम 2018 में बना था, उसके तहत कोई व्यक्ति विदेश भाग जाता है उस संबंध में भी कार्रवाई करने का ईडी के पास अधिकार है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाने की वजह से ये बी सी डी खत्म हो जाएंगे और ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विशेष न्यायालय की बात हो गई, जो जब्त संपत्ति है उसे विशेष न्यायालय के तहत अगर आप देखेंगे कार्रवाई की जाएगी। फिर बात करता है प्रेस प्रश्न यहाँ पर मेंस संबंधी विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 में उजागर की गई भारत की नारंगी अर्थव्यवस्था महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत की आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति में कैसे योगदान दे सकती है, यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर प्रश्न है, तो इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न को 3 भाग में बांटना है। यहाँ पर देखिए परिचय, मुख्य भाग व निष्कर्ष। अब अगर आप बात करें कि इनमें परिचय में आपको क्या बताना है, तो सबसे पहले अगर आपको बताना है कि आखिर ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो है क्या और ये किस तरह से योगदान दे रही है। आप देखेंगे चाहे रोजगार के संबंध में हो, चाहे सॉफ्ट पावर बढ़ाने के संबंध में, मूवीज़ हैं, गेम है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। इसमें अगर देखें भारत में बनाओ दुनिया के लिए बनाओ, मोदी जी का नारा भी है संबंध में, तो आप देखेंगे कला के रूप में, संस्कृति के रूप में, मूवी के रूप में, गेम्स के रूप में, बौद्धिक संपदा के रूप में ये क्या कर रही है, विश्व में एक सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रही है भारत के लिए और साथ ही साथ एक अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिखा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिचय में ये बात बता देनी है। मुख्य भाग में आप आएंगे और आप इसको साबित करेंगे, जो आपने स्टेटमेंट बोला, जो आपने परिचय में कहा, उसमें आप बताएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस तरह से योगदान दे रही है। उसमें आप बताएंगे कि भारत का जो एंटरटेनमेंट क्षेत्र है वो $100 मिलियन पहुंच चुका है, जो पहले $28 मिलियन था, जो ऑरेंज इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही साथ इसमें निवेश भी आप दर्शा सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में कि निवेश लगातार यहाँ पर बढ़ा है। आप देखेंगे मुकेश अंबानी वैश्विक जो CEO है, चाहे हॉटस्टार वगैरह को आप देखेंगे, और इसके अलावा जो प्राइम जो इंडिया में चल रहा है, तो इन सब में अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति वो पैसा लगा रहे हैं, इससे निवेश यहाँ पे आ रहा है, विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ पे निवेश कर रही हैं। साथ ही साथ रोजगार सृजन भी इसमें दिखाई देता है। रोजगार सृजन आप देखें एनिमेशन है, डिजाइनिंग है, फिल्म निर्माण है, डिजिटल सामग्री, इसमें आप देखेंगे नए नए रोजगार निकल के सामने आ रहे हैं। ये तो बात होगी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। फिर आ जाता है सांस्कृतिक संदर्भ में। सांस्कृतिक वैश्विक प्रभाव, सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहा है भारत की जो मूवी, भारत के जो गेम है बाहर देखे जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि भारत में जो यूट्यूब चैनल उनके वीडियोस सब टाइटल में विदेश में देखे जा रहे हैं। तो सब टाइटल विदेश में देखे जाना वीडियोस का मतलब है कि उनका जो हमारे प्रति लगाव है, उनका जो हमारे कंटेंट के प्रति दिलचस्पी है वो बढ़ रही है। फिर आपको यहाँ समावेशिता किस तरह से बढ़ रही है उसको यहाँ पे दर्शाना है कि समावेशिता मोदी जी का स्टेटमेंट भी यहाँ पे था कि जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृति सम्मान करती है और एक दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करती है, और इस संदर्भ में अद्वितीय व समावेशी संस्कृति को भारत प्रदर्शित करता है। ये बात यहाँ पे आप बता सकते हैं। साथ ही साथ नीतिगत समर्थन की भी आप बात कर सकते हैं कि लगातार देखिए वेग सम्मेलन हुआ, जिससे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर बात की। साथ ही साथ सरकार ने निवेश संबंधी जो प्रावधान उसको ढील दी, तो इस संबंध में भी यहाँ पे नीतिगत प्रावधान आसान दिखाई देते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि ऑरेंज इकोनॉमी अगर आप देखें, हालांकि अगर आप देखेंगे अभी भी इसका वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में, वैश्विक जो ऑरेंज इकोनॉमी उसके संदर्भ में योगदान कम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दिशा में प्रयास करके निजी संस्थाओं को, लोगों को, सरकार को साथ में भागीदारी करके समावेशी विकास को अपनाकर इसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ आप देखें अर्थव्यवस्था में बल्कि सॉफ्ट पावर में, साथ ही साथ रोजगार की दिशा में भी योगदान दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बात करेगा शी जिनपिंग ने 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे में भू राजनीतिक आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। यह चीन के क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को कैसे दर्शाता है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में उसे किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो शी जिनपिंग है, परिचय में आप बताएंगे शी जिनपिंग का हाल में वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया का दौरा हुआ। जो चीन का रणनीतिक जो झुकाव है, वो चीन का जो रणनीतिक दृष्टिकोण उसके बदलता प्रारूप यहाँ पे दिखा रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे चीन ने भी क्या अभी तक क्या था कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनसे सिर्फ क्या करता था, दक्षिण चाइना सी में विवाद करता था। हालांकि निवेश भी चाइना के हैं, चाइना के निर्यात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर संबंध वहाँ पे उतने बेहतर नहीं दिखाई देते थे। लेकिन जिस तरह से यूएस ने क्या किया कि यूएस की जो टैरिफ वॉर चला और कहीं ना कहीं उसके प्रत्युत्तर में चाइना ने भी टैरिफ आरोपित की है, तो इसके बाद एक तनाव उत्पन्न किया और चाइना को जरूरत पड़ी कि ऐसे देशों के साथ साझेदारी वो बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यहाँ पर ये उनकी यात्रा दिखाई देती है। फिर आप मुख्य भाग में बताएं कि मुख्य भाग में किस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। यूएस का जो मुकाबला अगर आप देखें 14% टैरिफ फिर से बढ़ा, बीजिंग व्यापार में दबाव देखने को मिला। इस संदर्भ में आप देखेंगे क्षेत्रीय
क्षेत्रीय नेतृत्व के संबंध में भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि चीन खुद को एक हेजीमनी के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु के रूप में दिखाना चाहता है। इसलिए जो आसियान देश हैं और जो अन्य कंबोडिया, वियतनाम जैसे देश इनके साथ बेहतर संबंध बनाने प्रयास कर रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्या किया जा सके जो चाइना के प्रति जो प्रेजुडाइस है, चाइना के प्रति जो पूर्व धारणा है वो खत्म हो सके। आसियान के साथ चाइना संतुलन करने का प्रयास कर रहा है, आसियान को बेहतर संबंध बनाना, आसियान के साथ बेहतर निर्यात को प्रोत्साहन देना, इस संबंध में यहाँ पे प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त चाइना ने अगर आप देखेंगे 30 से ज़्यादा वैश्विक द्विपक्षीय समझौते के ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अर्थव्यवस्था, कृषि और संरचना में शामिल हैं। झंडा परियोजना अगर आप देखें, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे जो सिंघानो कबीले है वहाँ पर आप देखेंगे मलेशिया के जो पूर्वी रेलवे नेटवर्क है, वियतनाम का कनेक्टिविटी नेटवर्क है, उसमें चाइना निवेश कर रहा है, इनकी कनेक्टिविटी को प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन देशों को जोड़कर पूरे विश्व का जो व्यापार चेन है उसमें नया एक व्यापार चेन बनाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है। हालांकि आप यहाँ पे चुनौतियाँ बता सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर तनाव, जिसके संबंध में अगर देखेंगे क्वाड वगैरह जो अलायंस है उससे चाइना को चुनौती मिल सकती है। अधिक निर्भरता पर जोखिम अगर आप देखें आसियाई देशों के साथ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं यूएस के दबाव में फिर आ जाते हैं, तो बहुत ही स्थायी समाधान चीन के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं देता। निष्कर्ष में बताएं कि दक्षिण पूर्वी एशिया दौरा चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने की इच्छा तो दर्शाता है जो आर्थिक कूटनीति और संरचना के माध्यम से किया गया है। हालांकि इसका सफलता लगातार भौगोलिक तनावों, दक्षिण पूर्व एशियाई संवेदनशील